अ वेरी कूल गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने जा रहे थे। इसका एक वीडियो हम कल अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो, इसके बाद एक या दो वीडियो और भी आएंगे। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी जिसका प्रयोग वह अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी करेंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह खुद न करके बल्कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों अर्थात प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 54। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अनुच्छेद 51 में यह वर्णित है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है, महाभियोग लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अनुच्छेद 61। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 61 इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, अब आपको पता नहीं हो गई थी, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लीजिए महाभियोग क्या होता है। देखिए, महाभियोग एक्चुअली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में से इम्पीचमेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा देश के प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, तो ये क्या है? ये राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए है। ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। यानी राष्ट्रपति जो है वो महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अभी हमने राष्ट्रपति की बात करी, अब हम कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है उसे वर्णित है, या इसके बारे में वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 63। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, कौन? राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा नागरिक होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 में। और इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है और कई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो उसे जरूर याद रखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है हमारे जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 76, यानी 76, आर्टिकल 73, 74, 75 और 76। तो उसका सही आंसर क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है सी, अनुच्छेद 75 या आर्टिकल 75। यानी कि अनुच्छेद जो 75 आर्टिकल 75 है उसमें यह वर्णित है कि जो मंत्रिपरिषद होंगे, जो मंत्रीगण होंगे, वो सभी के सभी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अर्थात किसी भी एक का उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई भी मंत्री अपने कार्य खुद अपने मंत्रालय में कार्य करता है, लेकिन उस कार्य के लिए न सिर्फ वो मंत्री बल्कि सारी मंत्रिपरिषद जो होगी उस संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 75। और यह एक संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक खास विशेषता है। ठीक है, यह एक संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक खास विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 या फिर अनुच्छेद 78।
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। इसका अनुच्छेद, इसका भी क्या ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 के तहत ही ये भी कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा उसके जो आधारभूत नियम होंगे वो भी कहाँ पे वर्णित है सारे, तो वो भी सारे के सारे अनुच्छेद 75 या फिर आर्टिकल 75 में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो जितने भी नियम हैं मंत्रीगण से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित, है ना, वो सारे के सारे आर्टिकल 75 या अनुच्छेद 75 में वर्णित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 76। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है डी, आर्टिकल 76। यानी कि देखिए महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति जिस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है या की जाती है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76 के द्वारा। अब किसके द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कैसे करता है? जिसका नाम प्रधानमंत्री सजेस्ट करते हैं उसको यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर जो उसका नाम बताते हैं उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है एज ए अटॉर्नी जनरल। और ये जो अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसे करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जब तक वो चाहेगा तब तक ये पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब उसे कभी भी किसी पद समय राष्ट्रपति अपने पद से उसके पद से हटा सकता है, लेकिन स्वाभाविक से नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जब तक वो सरकार रहती है तब तक वो महान्यायवादी ही बना रहता है। जैसे ही वो सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है, सरकार गिर जाती है, किसी भी कारण से सरकार खत्म हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो उसके साथ ही जो महान्यायवादी होता है वो भी अपना पद रिक्त कर देता है कि नई सरकार फिर अपना महान्यायवादी चुनती है। अब महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है कौन, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए वो जो होता है वो कानून का ज्ञाता होता है, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का इतना ज्ञाता होना चाहिए, इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसको कानून का, जैसे जितना एलिजिबिलिटी एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है, या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जितना आपको नॉलेज होना चाहिए कानून का, लॉ का, उतना ही नॉलेज इसे भी होता है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए वही काम करता है, यानी सरकार की जितनी भी पैरवी होंगी, पेशियाँ होंगी, जिसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट कोई आदेश देता है उसको सुनना या अपनी तरफ से अपनी पक्ष को रखना कोर्ट में जाके, उन सभी कामों को कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। तो सरकार का सबसे बड़ा कह सकते हो कानून अधिकारी होता है। कौन सा होता है ये सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, आफ्टर कानून बनते हैं ना, तो कानून अधिकारी होता है, ये लॉ ऑफिसर होता है, सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। और साथ ही ये जो बंदा है, ये जो अटॉर्नी जनरल है, इसे महान्यायवादी को लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार होता है। अंटिल अनलेस ये चुना नहीं गया है, ना तो इसे लोगों ने चुना है, ना इसे इनडायरेक्टली विधानसभा ने चुना है, लेकिन इससे फिर भी वहाँ पे जाने का और अधिक अपनी बात रखने का अधिकार होगा। हाँ, यहाँ ये कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पे बात रख सकता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता, यानी कि यहाँ पे वो वोट नहीं कर सकता, वहाँ पे अपना मत नहीं दे सकता, बस इतना अंतर है, बाकी इसके पास सारे पावर होते हैं, ठीक है। तो ये इसके वही चीज़ें हैं, और इसको कैबिनेट मंत्री के स्तर का जो अधिकार होता है वो भी प्राप्त होता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 84, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, आर्टिकल या अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85 या आर्टिकल 85। तो इसमें आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ये जिसने बीपीएससी दिया होगा उसको आपको पता ही होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति भी दिया हुआ था और आर्टिकल भी दिया हुआ था कि जो संसद का संयुक्त बैठक बुलाता है वो क्या होता है, वो निर्णय क्या होता है? आशय होता है, निर्देश होता है, सहमति होती है या रिक्वेस्ट होती है ना। तो ऑप्शन दिए हुए थे तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। आपके ऑप्शन है इसमें आर्टिकल 106, आर्टिकल 107, आर्टिकल 108, आर्टिकल 1010 या फिर आर्टिकल 112। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी, आर्टिकल 108 या अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के संयुक्त सदनों की बैठक का प्रावधान करता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो आपका क्या ऑप्शन सही इसमें? आपका इसमें सही ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये तो आप सभी को मालूम ही होगा इसका आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 108, 107, 109, 110। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अनुच्छेद 110, यानी 110 के तहत जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपका सही आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 112-29 बिल्कुल है, अनुच्छेद 140 की ये भी है, अनुच्छेद 148 ये भी है, यानी तो सही। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। दोस्तों सही ऑप्शन था आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी इन सभी अनुच्छेदों में भारत की संचित निधि कोष से संबंधित हैं ये सारे प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 123। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है क्या? डी, यानी कि अनुच्छेद 123, यानी कि अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत जो होता है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो लिमिट होती है वो 6 महीने की होती है, उसके बाद फिर बढ़ाया भी जा सकता है कंडीशन पे। बाकी जैसे ही कोई सत्र लगता है तो उसको कितने दिनों के इसको अप्लाई करना होता है सब कुछ आपको मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ। उसके लिए आप पहले की वीडियो देखेंगे राष्ट्रपति की, तो उसमें आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या फिर अनुच्छेद 126। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 124, यानी कि आर्टिकल 124 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान होता है। अब यहाँ पे महाभियोग वर्ड यूज नहीं किया जाता है, वैसे इनके लिए रिमूवल वर्ड यूज किया जाता है, पद से हटाने की बात की जाती है, रिमूवल। ठीक है, रिमूवल वाली बात होती है वहाँ पे। और जो महाभियोग वर्ड है वो स्पेशली आता है राष्ट्रपति के लिए, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, और इनके लिए बोला जाता है रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ जाता है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? इसका भी आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, कई क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी। आपके ऑप्शन क्या क्या है इसमें? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, अनुच्छेद 143, यानी कि 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का आदेश पर पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने जो आदेश देता है, जो भी कोई डिसीजन देता है, जो वर्डिक्ट देता है, उसका वो पुनरावलोकन कर सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और यह करने का अधिकार उसे किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया या किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 140। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ई, अनुच्छेद 137, यानी अनुच्छेद 137 के तहत उसको ये व्यवस्था या उसको ये शक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई जिसका आधार है। अब इसका आधार क्या है भाई? ये तो मैंने बात कर ली कि उसकी जो उसे जो शक्ति प्रदान की गई है वो किस अनुच्छेद में, लेकिन उसका आधार कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो उसको ये शक्ति प्रदान करने का आधार है, उसका बेस है? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 368। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है इसका आधार है जिसके द्वारा वो किसी भी अपने डिसीजन की, अपने वर्डिक्ट की, अपने आदेश की जांच कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है सही? आपका सही आंसर है बी, 32। जब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय की बात की, जब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की तो उसका आधार हो जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 223-31, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233 या फिर अनुच्छेद
34, तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 233, यानी आर्टिकल 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अब ये कौन कौन से होते हैं, ये न्यायालय कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद जो जितने भी न्यायालय आते हैं उनको बोलते हैं जिला न्यायालय, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और उसके बाद जितने भी न्यायालय होते हैं, चाहे वो सिविल न्यायालय हो, चाहे किसी भी तहसील में स्थित न्यायालय हो, ग्राम न्यायालय हो, लोक अदालत हो, है ना, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन सा? सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय है। तो इस प्रकार इनका सिक्वेंस होता है। ये पिरामिडनुमा होता है। जो हमारे यहाँ की भारत में जो न्यायालय की संरचना है वो कैसी है? वो पिरामिडनुमा है, कुछ इस टाइप की है। यानी कि यहाँ पे जो सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सबसे पतला है इसीलिए। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ाई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट उससे ज़्यादा है, तो हाई कोर्ट में थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई हो गई, है ना, ये हो गई हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट चौड़ाई जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा चौड़ाई हो गई, तो ये हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा संख्या किन की है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ठीक है, इस प्रकार ये पिरामिडनुमा की संरचना बनी हुई है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की। और हमारी जो प्रणाली है न्यायालय की, वो एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत। ठीक है, इंटीग्रेटेड, यानी सब एक दूसरे के नीचे हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी से स्वतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित होती हैं? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास निहित होती हैं? आपके ऑप्शन है 246, 247, 248 या फिर 249। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, 248, यानी आर्टिकल 248 यानी अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास नहीं होती हैं, केंद्र के पास उनकी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है? आपको पता ही होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। देखिए, एक तो होती है कौन सी शक्ति? एक होती है केंद्र की शक्ति, सेंट्रल सूची, है ना, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। इसके अलावा ऐसी शक्तियाँ जिनका वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है, उनका जिक्र ही नहीं किया है इन तीनों में से किसी में भी अभी, या अभी तक वो है ही नहीं, यदि कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वो किसके पास होगी? अवशिष्ट, वो कहलाएंगी अवशिष्ट शक्तियाँ। और वो कहाँ होंगी? वो सारी की सारी केंद्र के पास होंगी। शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं होती, अर्थात उनके लिए कानून मानने का अधिकार किसका होगा? तो उनके लिए कानून मानने का अधिकार होगा केंद्र का। जैसे कि साइबर क्राइम, जब संविधान बना तब साइबर क्राइम नहीं हुआ करता था, अब स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो भी कोई इशू नहीं था, है ना। तो वो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो उस समय नहीं थी जब संविधान बना, तो उसके लिए अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान बनाया गया और कहा गया कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसका रूल या जिसके लिए कोई भी रूल किसी भी सूची में नहीं होगा, वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाएंगी। और उनके लिए सारे के सारे रूल को बनाएगा, तो उनके लिए सारे रूल बनाएगा केंद्र। तो इस प्रकार आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? नहीं, यार क्वेश्चन क्या है कि राज्य यदि प्रार्थना करे तो राज्यों का यदि कानून बनाना हो तो कानून बना सकती किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र को प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या फिर अनुच्छेद 254। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, अनुच्छेद 252, यानी आर्टिकल 252 के तहत जो केंद्र होता है वो कानून बना सकता है, और उसे कानून बना सकती दी गई राज्यों के लिए, यदि राज्य इस बात की प्रार्थना करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, जो पीएम या प्रेसिडेंट जाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करके आ जाते हैं, तो उसको बाद में यहाँ पे अप्लाई भी करना होता है, तो उनको लागू करने के लिए जो विधि निर्माण करना पड़ता है उसकी शक्ति किसके पास नहीं होता है? तो ये तो पता है आपको, उसकी शक्ति केंद्र के पास नहीं होती। किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। अब केंद्र को यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपके ऑप्शन है 249, 250, 252, 253। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, अनुच्छेद 253, यानी कि अनुच्छेद 253 या आर्टिकल 253 के तहत उनको ये शक्ति प्रदान की गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनके लिए यदि कोई विधि बनाने की आवश्यकता है तो उस पर वह विधि बना सकती है। और ऐसा कोई कानून जिसके लिए तत्काल विधि बनाने की आवश्यकता है, ऐसे कोई हमें एग्रीमेंट किया किसी कंट्री के साथ जिसके लिए हमें तत्काल विधि बनाने की आवश्यकता है, लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा उसी सेम कार्य के लिए एक अध्यादेश जारी कराया जा सकता है और उस कानून को तुरंत लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये अनुच्छेद 253 में है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को जानेंगे, उनको पढ़ेंगे और हर एक आर्टिकल से संबंधित आवश्यक जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें हर एक प्लेटफॉर्म पे। और अब तक यदि आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि अक्टूबर में MPSI का भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो अच्छे से पढ़ाई करें उसको और अपनी तैयारी को अच्छा रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।